बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आसिम और हम डिस्कस कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री का टॉपिक कंपोजिट मटेरियल्स। लास्ट टाइम हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, उसके जो टू मेन कंपोनेंट फेजेस हैं उसके ऊपर बात हुई। आज हम उसका थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के नाम से। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट्स। कंपोजिट मटेरियल्स को तीन मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली को हम नाम देते हैं पार्टिकुलेट, सेकंड टाइप कहलाती है फाइबर और थर्ड क्लास को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल। अब इनमें से जो फर्स्ट टू फॉर्म है, ये सेकंड फेज जिसको हम नाम देते थे डिस्पर्स फेज, ये उसके लिहाज से क्लासिफिकेशन की गई है। ये चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी कि मेन टू फेजेस होते हैं किसी भी कंपोजिट मटेरियल के। एक को मैट्रिक्स का नाम देते हैं और दूसरे को डिस्पर्स फेज। अब डिस्पर्स फेज जो है उसके अकॉर्डिंग पहले वाली दो फॉर्म्स जो है वो क्लासिफाई की गई हैं, और जब हम डिस्पर्स फेज और मैट्रिक्स दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रक्चरल फेज। अब जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसको हम पार्टिकुलेट बोलते हैं, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसको हम मजीद क्लासिफाई करते हैं लार्ज पार्टिकल में और डिस्पर्शन स्ट्रेंथेंड के अंदर। फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन की जिसको हम पार्टिकुलर का नाम देते हैं, इसकी दो सब टाइप हैं। एक को नाम देते हैं लार्ज पार्टिकल और दूसरे को नाम देते हैं डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड। ये हम बात कर रहे हैं डिस्पर्स फेज की, कि डिस्पर्स फेज जो है वो लार्ज पार्टिकल की फॉर्म में होगा और दूसरी फॉर्म में पार्टिकल की फॉर्म में ही होगा, लेकिन उन पार्टिकल का साइज जो है वो फर्स्ट फॉर्म के मुकाबले में स्मॉल होगा। पार्टिकल रीइंफोर्स्ड composites. In particle reinforced composites, the disperse phase is equiaxate. That is, the dimensions of the particles are nearly the same in all directions. जो particles हैं उनकी dimensions को एक जैसा रखा जाता है उसकी directions के लिहाज से। इस चीज को डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। अब जो डायग्राम ए है, इसके अंदर जो वाइट फेस दिखाया गया है ये मैट्रिक्स कहलाता है, और जो डार्क सर्कल दिखाए गए हैं ये डिस्पर्स फेज है। अब यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है वो पार्टिकल की फॉर्म में है, लिहाजा इसको पार्टिकल रीइंफोर्स का नाम दिया जाता है। ऐसी ही एक डायग्राम जो है वो बी में दिखाई गई है। अब यहाँ पे उसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है कि वाइट जो है वो एडिसिव मटेरियल जो दिखाया गया है वो इसमें भी मैट्रिक्स फेज है, और रेड और ग्रीन कलर की जो बॉल्स दिखाई गई हैं ये पार्टिकल्स हैं, ये इसका डिस्पर्स फेज है। लिहाजा अगर डिस्पर्स फेज पार्टिकल की फॉर्म में हो तो उसको हम नाम देते हैं पार्टिकुलेट। वो स्मॉल साइज में भी हो सकते हैं और लार्ज साइज में भी। द पार्टिकल reinforced composites are further subdivided into the following two types. One is large particle composites and the second one is dispersion strengthened composites. अब हम इसको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स। In large particle composites, the particle size is 1 to 50 micrometer. अब ये पार्टिकल साइज में बड़े होंगे और इनके साइज की जो रेंज है वो 1 to 50 माइक्रोमीटर की रेंज में। Concentration usually range from 50 to 40% by volume,
कि हमारे टोटल मैट्रिक्स का 15 to 40% जो है वो डिस्पर्स फेज के ऊपर मुश्तमिल होगा, और बाकी 60 to 85% जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स होगा। द पार्टिकुलर फेस इज हार्डर एंड स्टिफर देन द मैट्रिक्स। अब इसमें जो डिस्पर्स फेस होगा या जो हम पार्टिकल्स बनाते हैं वो मैट्रिक्स के मुकाबले में हार्डर और स्टिफर होने चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रेशो जो है वो कम होनी चाहिए। Particles provide strength to the composites by restraining the movement of matrix phase। अब ये पार्टिकल्स जब मैट्रिक्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये उसकी स्ट्रेंथ को इन्हांस करते हैं, और जो मैट्रिक्स होता है उसकी मूवमेंट को रोकते हैं, उसको अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे बड़े बड़े ब्रैक जो है वो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, जिसको हमने एम्बेडेड किया हुआ है वाइट कलर के मैट्रिक्स के अंदर। जो बाइंडिंग मटेरियल है वो मैट्रिक्स है, और जो इसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं छोटी छोटी रॉड्स की फॉर्म में, जिसको हम नाम देते हैं लार्ज पार्टिकल्स का। मजीद इसकी प्रॉपर्टीज में द मैट्रिक्स ट्रांसफर अप्लाइड स्ट्रेस टू द पार्टिकल्स। अब जो भी प्रेशर या फोर्स या लोड हम कंपोजिट मटेरियल के ऊपर अप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स कुछ लोड अपने पास रखेगा और बाकी का लोड जो है वो पार्टिकल्स के ऊपर डिस्पर्स कर देगा, which thus bear a fraction of the load। ऐसा पार्टिकल और मैट्रिक्स दोनों मिलकर उस स्ट्रेस को बियर करते हैं। The strength of bonding at the matrix particle interface dictates the degree of reinforcement and the mechanical properties। अब मैट्रिक्स और पार्टिकल्स के दरमियान जहां पे बॉन्डिंग हो रही होती है, वो बॉन्डिंग जो है वो डिसाइड करती है कि कंपोजिट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम कितना लोड वो बियर कर सकता है। अतः जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी मैट्रिक्स और पार्टिकल के दौरान, उतना ही कंपोजिट जो है वो एफिशिएंट होगा, उतनी उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। द पार्टिकल शुड बी। अब कुछ पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज और भी हैं, उनमें से तीन यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नंबर वन, इक्वी एक्सिट, मतलब दे शुड बी ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम डायमेंशंस इन ऑल डायरेक्शंस, कि वो राउंड अबाउट वो सर्कुलर होने चाहिए। नंबर टू, स्मॉल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज साइज में नहीं होने चाहिए, जो रेंज बता दी है उसी में होने चाहिए। एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मैट्रिक्स, और उसकी जो मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो किसी एक पोर्शन के अंदर उनकी तादाद ज़्यादा हो और दूसरे में उनकी तादाद जो है वो कम हो। जितने वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उतना ही उसकी स्ट्रेंथ जो है कंपोजिट की वो ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल्स, अब ऐसे कंपोजिट जहाँ पे हम पार्टिकल्स की फॉर्म में रीइंफोर्स या डिस्पर्स फेज को करते हैं, उसकी फर्स्ट एग्जांपल है पॉलीमेरिक कंपोजिट्स। Some polymeric materials containing added fillers are also considered a large particle composites। लिहाजा ऐसे कंपोजिट्स जो पॉलीमर से मिलकर बनाए जाते हैं, पॉलीमर जो है वो आर्टिफिशियल जो हम प्रिपेयर करते हैं मोनोमर्स को कंबाइन कर, उसके अंदर कुछ हम फिलर्स ऐड करते हैं। These fillers modify or improve the properties of material while replacing some of the polymer with a less expensive filler material। अब जो पॉलीमर होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, लिहाजा उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम उसकी जगह पे कुछ फिलर्स ऐड कर देते हैं, कुछ और मटेरियल्स की एडिशन कर देते हैं। ये मटेरियल्स कंपोजिट मटेरियल्स की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं, और जहाँ पे हमारे पास पॉलीमर मटेरियल इस्तेमाल होना होता है, ये उसकी अमाउंट को भी कम करते हैं, क्योंकि उस पॉलीमर की जगह पे हम कुछ फिलर इस्तेमाल कर लेते हैं जो पॉलीमर के मुकाबले में सस्ते होते हैं। लिहाजा हमें पॉलीमर की जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। सेकंड इसकी एग्जांपल है कंक्रीट।
ये जो हम रूफिंग में छतें डाल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट की छतें, या हम कंक्रीट के पिलर्स बनाते हैं, या हम कंक्रीट के ब्रिजेस बनाते हैं, वो भी लार्ज पार्टिकल कंपोजिट की एग्जांपल है. Another example of large particle composite is concrete, which is composed of cement matrix and particulates of sand and gravels. अब कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट हम मिक्स करते हैं वो मैट्रिक्स का रोल प्ले करता है, और इसके अंदर जो हम रेत और बजरी का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास पार्टिकल का या हमारे पास डिस्पर्स फेज का रोल प्ले करता है. थर्ड एंड इम्पोर्टेंट टाइप इज सरमेट्स, नॉट सीमेंट. ये सीमेंट नहीं है, एक और टाइप है जिसको हम सरमेट्स बोलते हैं. द सिरामिक मेटल कंपोजिट्स आर नॉन एज द सरमेट्स. सिरामिक मटेरियल का और मेटल मेट का कॉम्बिनेशन जो है उसको हम सरमेट्स बोलते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज सरमेट इज सीमेंटेड कार्बाइड. इसकी जो सबसे कॉमन टाइप है वो सीमेंटेड कार्बाइड है. अब सीमेंटेड कार्बाइड क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली हार्ड पार्टिकल्स ऑफ ए रिफ्रैक्टरी कार्बाइड सिरामिक सच एज. रिफ्रैक्टरी, जहां पे हम किसी चीज को बर्निंग करते हैं किसी फर्नेस के अंदर और उसके नतीजे में जो पार्टिकल जनरेट होते हैं उसको रिफ्रैक्टरी बोलते हैं. मिसाल के तौर पे टंगस्टन कार्बाइड, हम टंगस्टन कार्बाइड के पार्टिकल्स बना सकते हैं, हम टाइटेनियम कार्बाइड के पार्टिकल बना सकते हैं. इन पार्टिकल्स को एम्बेड इन अ मैट्रिक्स ऑफ मेटल, यानी इन दो ऊपर जो हमने डिस्कस किया टंगस्टन कार्बाइड और टाइटेनियम कार्बाइड, इनके हम पार्टिकल जनरेट करवाते हैं और उसको हम किसी मेटल के मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड करवा देते हैं. अब वो मेटल्स कौन सी हो सकती हैं? हम कोबाल्ट में इनको ऐड कर सकते हैं या हम इनको निकल में ऐड कर सकते हैं. लिहाजा इन कार्बाइड का और मेटल का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम नाम देंगे सरमेट्स का. यूजेस: these आर यूज एज कटिंग टूल्स फॉर hardened स्टील्स. स्टील की कटिंग में जो हम ब्लेड इस्तेमाल करते हैं वो सरमेट्स के बनाए जाते हैं, जो कटर के आगे लगाए जाते हैं, जिसको हम ग्राइंडर बोलते हैं. ग्राइंडिंग मशीन के आगे जो एक ब्लेड लगाया जाता है वो सरमेट्स का बना होता है. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है. वो लिमिटेशन क्या है? द हार्ड कार्बाइड पार्टिकल्स प्रोवाइड द कटिंग सरफेस. कि ये जो कार्बाइड पार्टिकल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, ये कटिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं, बट बीइंग एक्सट्रीमली ब्रिटल, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं, आर बाय देमसेल्फ नॉट कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द कटिंग स्ट्रेस. ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है वो बियर नहीं कर सकते हैं, ये उसकी सरफेस से डिटैच हो जाते हैं. ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये इसके टूटने के चांसेस होते हैं. Fourth type is elastomers and plastics. Elastomers and plastics are then reinforced with various particulate materials. कुछ इलास्टोमर्स और प्लास्टिक मटेरियल के अंदर भी हम पार्टिकल्स की मिक्सिंग करवा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न रबर इज reinforced with particulate materials. अब जो रबड़ हम इस्तेमाल करते हैं टायर्स वगैरह में या ट्यूब्स वगैरह बनाने में, उसके अंदर भी हम पार्टिकुलेट्स की जो है वो एडिशन करवा देते हैं. लाइक कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल स्फेरिकल कार्बन पार्टिकल्स. ये बहुत ही छोटे कार्बन के बॉल्स होते हैं, प्रोड्यूस बाय कंबस्शन ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस अंडर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ एयर. कोई भी हम ऑर्गेनिक कंबस्टेबल मटेरियल लेते हैं, चाहे वो ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में चलाया जाता है. जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो बहुत सारा कार्बन जो है वो अनबर्न फॉर्म में चले जाएगा, उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन देते हैं तो वो CO2 में जाएगा. अगर हम लिमिटेड ऑक्सीजन देते हैं तो फिर कार्बन जो है वो अनबर्न फॉर्म में भी जाएगा, उसको हम कार्बन ब्लैक कहेंगे, और वो वॉल्स के साथ जाके अटैच हो जाएगा फर्नेस के. उसको वहां से हम डिटैच करते हैं,
डिटैच करने के बाद उसको रबर के अंदर शामिल कर दिया जाता है। When added to vulcanized rubber, the inexpensive carbon black particles enhance its। तो ये कार्बन पार्टिकल एक तो सस्ते होते हैं, और जब हम इसको प्लास्टिक या रबर के अंदर शामिल कर देते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर देते हैं, जिसको यहाँ पे भी दिखाया गया। टायर्स बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, यानी अलोंग द लेंथ जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है अलोंग द लेंथ, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। टफनेस को बढ़ा देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। टीयर एंड अब्रेजन रेजिस्टेंस, उसको फटने से और सरफेस के डैमेज होने से बचाते हैं, सरफेस को मजबूत बनाते हैं। अब इसी की जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमोबाइल टायर्स हैं, जैसे अभी दिखाया। अब ऑटोमोबाइल टायर्स में हम यही कार्बन ब्लैक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ऑटोमोबाइल टायर्स 15 to 30% ऑफ कार्बन ब्लैक इज यूज। 15 से 30% तक हम कार्बन ब्लैक जो है वो इस्तेमाल करते हैं टायर्स बनाने में, फॉर इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट। और अगर हम इसकी क्वालिटी को इन्हांस करना चाहते हैं तो उसके लिए द पार्टिकल साइज शुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल, 20 to 50 मिलीमीटर डायामीटर। पार्टिकल का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो एक जैसे जो है वो स्प्रेड होने चाहिए रबर के अंदर या प्लास्टिक के अंदर, किसी एक जगह पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव बॉन्ड विद रबर मैट्रिक्स। और जो बॉन्डिंग होनी चाहिए पार्टिकल और रबर के दरमियान वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, देन उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होंगी। अब टायर्स बनाने में जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्यूल ऑयल है, उसको बर्न किया जाता है जिससे कार्बन ब्लैक आता है। कार्बन ब्लैक जो है इसको मिक्स कर दिया जाता है रबर के अंदर। और थर्ड जो हम इसमें मिक्स करते हैं वो स्टील वायर्स होती हैं। वायर्स का एक नेटवर्क बिछाया जाता है टायर्स के अंदर, जो इसको मजबूत बनाता है। ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप, जिसको हम नाम देते हैं लार्ज पार्टिकल कंपोजिट। और अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड, इसकी जो सब टाइप है लार्ज पार्टिकल की, जिसको हम नाम देते हैं डिस्पर्जन स्ट्रेंथेंड कंपोजिट्स। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स की साइज है वो लार्ज पार्टिकल के मुकाबले में कम होगा। वो माइक्रोमीटर की रेंज में थे, बट ये जो है ये नैनोमीटर की रेंज में होंगे। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द रेंज 10 to 100 नैनोमीटर आर यूज्ड। द पार्टिकल मैट्रिक्स इंटरेक्शन अकर ऑन द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स और रिइंफोर्स के दरमियान बॉन्डिंग होगी, इंटरेक्शन होगी, वो लोअर स्केल पे जाके की जाती है, एटॉमिक पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके होती है। मैट्रिक्स बियर मोस्ट ऑफ द लोड। अब लोड का या फोर्स का ज्यादा हिस्सा जो है वो मैट्रिक्स बियर करेगा, और जो डिस्पर्स फेज है वो कम पोर्शन जो है वो बियर करेगा। The mechanism of strengthening in this case is similar to that of precipitation hardening। अब इसकी अगर हम स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक और फिनोमिना जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर हार्डनिंग हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम अलॉयज। खास तौर पे इसको हम एल्यूमिनियम अलॉयज के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं। अब ये प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है। फॉर्मेशन ऑफ extremely small uniformly dispersed particles of a second phase within the original phase matrix with the help of appropriate heat treatment is called precipitate hardening। कि दो फेजेस हम लेंगे, उनमें से एक फेज को हमने पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है बाय हीटिंग। लिहाजा एक फेज जो है वो मैट्रिक्स का रोल प्ले कर जाएगा, और दूसरा फेज जो है उसको हमने थ्रू हीटिंग जो है वो हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और इस प्रोसेस का नाम है प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। ये दो फेजेस में से एक को आप पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर।
The small particles of new phase are termed as precipitates. जो न्यू फेज के पार्टिकल्स बनते हैं उसको हम प्रेसिपिटेट्स का नाम देते हैं. दिस प्रोसीजर इज आल्सो कॉल्ड एज हार्डनिंग. इस अमल का नाम एज हार्डनिंग भी है, बिकॉज द स्ट्रेंथ डिवेल्स विद टाइम और एज द अलॉय एजेस. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, अलॉय जो है वो पुराने होते जाएंगे, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, वो हार्ड होते जाएंगे. मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम और कॉपर, कॉपर और बेरिलियम, कॉपर और टिन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सम फेरस alloys आर हार्डन्ड बाय प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग प्रोसेस. इनको हम हार्ड कर देते हैं बाय प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग प्रोसेस से. अब डिस्पर्शन स्ट्रेंथन पार्टिकल्स की जो एग्जांपल्स हैं वो दो हमारे सिलेबस में दी गई हैं. फर्स्ट इज नोन एज थोड़िया डिस्पर्स्ड निकल. इसमें हम द हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ ऑफ निकल अलॉयज कैन बी कंसिडरेबली इनहांस. अब ये वाले जो कंपोजिट थे ये हाई टेम्परेचर पे वर्केबल नहीं थे. ऐसे इसको हाई टेम्परेचर पे वर्केबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इनके अंदर कुछ एडिशन कर देते हैं. मिसाल के तौर पे 3 वॉल्यूम ऑफ द थोरिया, थोरियम ऑक्साइड जो है वो 3% वॉल्यूम जो है वो ऐड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनली डिस्पर्स पार्टिकल्स. निकल मेटल के अंदर हम थोरिया ऑक्साइड जो है वो 3% बाय वॉल्यूम जो है वो ऐड कर देते हैं, जिससे ये हाई टेम्परेचर जो है उस पर भी वर्केबल हो जाता है. सेकेंड टाइप इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सिमिलर इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस इन द एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिस्टम. उसके अंदर भी हम प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग का प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. तो ये थी हमारे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जहाँ पे कंपोजिट्स को हम पार्टिकुलेट की बुनियाद पे क्लासिफाई करते हैं. अब पार्टिकल्स की फॉर्म में दो तरह से हो सकते हैं. एक लार्ज पार्टिकल की फॉर्म में जो कि माइक्रोमीटर की रेंज में होते हैं, और दूसरे जो है वो स्मॉल या डिस्पर्शन स्ट्रेंथन पार्टिकल की फॉर्म में जो कि नैनोमीटर की फॉर्म में होते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड क्लासिफिकेशन फाइबर्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.